साथियों, आप सभी की डिमांड पर पीसीएस प्री 2023 का साल पेपर लेके आया हूँ। यह वीडियो आपके लिए न केवल यूपी पीसीएस बल्कि आरओ एआरओ में भी हेल्पफुल साबित होगी। याद रखिएगा, कई प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू वहाँ पर मिल सकते हैं। दोस्तों, मुगल काल की वीडियो ना आ पाने के पीछे यही कारण रहा। तो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराऊंगा और क्वेश्चन के आंसर तक सटीकता से पहुंचने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि कहीं पर कोई मिस्टेक रहे तो बताइएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पुरातात्विक स्थल दिए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति दी गई है, उनको मिलाना है। नेवासा दोस्तों कहाँ स्थित है? नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। डीडवाना दोस्तों राजस्थान में है। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। बचा क्या? ईसमपुर, वो कर्नाटका में स्थित है। तो इस तरह से जब हम मिलाएंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आप सभी जानते होंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में। ये भी याद रखिएगा, हिंडन नदी के किनारे। ये भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुग्ध भी कहीं कहीं मिलेगा। भाग दुह कौन अधिकारी था? समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी या फिर राजस्व जमा करने वाला अधिकारी? तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और उस समय जो टैक्स चलता था उसे बलि कहा जाता था। याद रखिएगा, इसी को एकत्र या फिर संग्रहित करने वाले अधिकारी को भाग दुह कहा जाता था। ये सब दोस्तों आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ाया है। हालांकि हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन समय मिला तो करा दूंगा। अभी तो हम मुगल काल कर रहे हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, एकदम सही है दोस्तों। और मौर्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो मोर को माना जाता है। याद रखिएगा, मौर्य और मोर। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। यह कथन भी ठीक है। वायु पुराण दोस्तों गुप्त वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो गरुड़ था। और गरुड़ कहाँ उड़ता है दोस्तों? गरुड़ वायु में उड़ता है। तो वायु पुराण का संबंध किससे है? गुप्त वंश के शासन से। इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? दोस्तों, यह प्रश्न जो है अक्सर कंफ्यूज कर देता है। मिलिंद पन्नो, इसका दूसरा नाम मिनांडर भी है, ये भी याद रखिएगा। आज सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसको मिनांडर भी कहते हैं। ये यूनानी शासक था। हिंद यवन जो शासक थे उनमें से एक था। मिलिंद पन्नो दोस्तों मिलिंद पन्नो से मिला कौन? नाग से मिला कौन? मिलिंद पन्नो। तो नागसेन। नागार्जुन भी दोस्तों बौद्ध भिक्षु थे और नागसेन भी बौद्ध भिक्षु थे। अब यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नागार्जुन है कि नागसेन है। तो नागसेन से मिला कौन? मिलिंद। ऐसे याद रखिएगा, तब आप नागार्जुन को छोड़ देंगे। या फिर ऐसे भी जोड़ लीजिए, अर्जुन का संबंध महाभारत से है और महाभारत का संबंध मिलिंद पन्नों से दूर दूर तक नहीं है, ना ही बौद्ध भिक्षुओं से है। तो इस तरह से नागार्जुन को आप हमेशा के लिए छोड़ देंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे कि नागार्जुन था कि नागसेन था। तो इसमें विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आपको एक ट्रिक आधारित वीडियो बनाई है जिसमें बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं और ये
जो आक्रमण हुए हैं विदेशियों के वो दिए गए हैं। तो उसमें आपको मैंने बताया था यश पक। देखिए दोस्तों, जो चीज़ें देता हूँ वो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, बहुत ही अनुभव के आधार पर चीज़ें देता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण देता हूँ। तो या का मतलब यवन, सा का मतलब शक, पा का मतलब पहलब और का का मतलब कुषाण। तो देखिए किस में ये सेट हो रहा है, यूनानी या फिर यवन, शक, कुषाण। पहलब हालांकि नहीं दिया है, यदि पहलब भी दिया रहता तो यश पक वाला हमारा जो ट्रिक है वो सेट हो जाता है। इसमें पहलब नहीं दिया गया है तो यशक हो जाएगा। तो यूनानी, शक और कुषाण क्रम के अनुसार ये भारत में आए, भारत पर आक्रमण किए। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? दोस्तों, चरक संहिता आयुर्वेद पर एक ग्रंथ है और इसके रचयिता चरक हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को रटने के अलावा कोई और चारा नहीं है। और आपको पता होगा कि आर ओ जो है तोता बनने की डिमांड करता है। यदि आप तोता नहीं बनना चाहते हैं तब फिर बात बनेगी नहीं। फिर आर ओ का पानी पी लीजिए और आर ओ मत बनिए। क्योंकि ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है दोस्तों, 2021 में शायद ये प्रश्न पूछा गया है कि आमतौर पे देशों की राजधानियां तो सभी लोग याद रखते हैं, लेकिन देश के अंदर घुस के प्रांत की राजधानी पूछ ले रहा है तो भाई कैसे काम चलेगा? तोता तो बनना ही पड़ेगा। और इसी तरह के प्रश्न रिपीट भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 120 अध्याय और 8 खंड हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारकों का है सही सुमेलित है? सही सुमेलित है दोस्तों। वैशेषिक पतंजलि से नहीं संबंधित है दोस्तों। पतंजलि से कौन सा दर्शन संबंधित है? योग। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। उत्तर मीमांसा कपिल से नहीं संबंधित है। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और वैशेषिक जो दर्शन है दोस्तों वो किसका है? कणाद का। और मीमांसा दोस्तों, मीमांसा जैमिनी का है, याद रखिएगा। और उत्तरी मीमांसा मतलब बाद की बात हो रही तो बाद का मतलब बादरायण, ऐसे याद रखिएगा। तो इस तरह से सारे विकल्प आपको बता दिए। कंडब या फिर कणाद यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। इसीलिए दोस्तों समय लगा, काफ़ी चीज़ें इस पेपर में गलत थीं तो उनमें सुधार किया, तब चीज़ें आपको दे रहा हूँ। ये परीक्षा उपयोगी तथ्यों को छोड़ दीजिएगा, ये सब मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? सबसे पहली बात, नागरकोट कहाँ है दोस्तों? नागरकोट जो है हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी की बात हो रही है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने जब आक्रमण किया तो वहाँ से 300 संस्कृत पुस्तकें ले आया, जिनका अनुवाद जो है दोस्तों वो अजीजुद्दीन खान ने किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव और माधवराव, इन चारों को व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक रहा। उसके बाद बाजीराव प्रथम। आप ये वाली चीज़ें छोड़ दीजिएगा, केवल और केवल क्रम याद रखिए। बालाजी विश्वनाथ पहले आया, फिर बाजीराव प्रथम, फिर अंत में माधवराव प्रथम और नारायण राव। आप सभी जानते होंगे कि ये नारायण राव जो है वो अंतिम है। तो ये जो नारायण राव है ये 3 अंत में जाएगा, तो या तो ये उत्तर सही होगा या फिर ये उत्तर सही होगा। इन दो में से कोई एक चुन लेना है हमको। तो इस तरह से जब देखेंगे तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। मुगल वंश की बात करें दोस्तों, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? जब हम लोग मुगल काल का
आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब इस तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर है मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। और दरबार में दोस्तों इस शैली को स्थापित किसने किया? तो सौरी मियाँ, ये भी याद रखिएगा, सौरी मियाँ। खरीदादार कौन था दोस्तों? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी जो है खरीदादार के नाम से जाना जाता था। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, मध्यकालीन प्रशासन से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मीरात ए सिकंदरी जो है दोस्तों, मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है। किसकी दोस्तों? जफर खां की। जफर खां की गुजरात विजय से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न आपको रटने ही पड़ेंगे। बुरहान ए मासिर जो है दोस्तों अहमदनगर, बैमनी के अहमदनगर के इतिहास से संबंधित है। रियाज उस सलातीन दोस्तों, इसके लेखक जो हैं वो गुलाम हुसैन हैं, याद रखिएगा, गुलाम हुसैन। ये किससे संबंधित है? रियाज उस सलातीन, ये बंगाल के इतिहास से संबंधित है। बचा कौन? रियाज उल इंसा। रियाज उल इंसा जो है महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है, याद रखिएगा। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया? और जजिया को दोस्तों किसने समाप्त किया था? जजिया को अकबर ने भी समाप्त किया था। अकबर जैसे कामों के कारण ही इस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और कश्मीर का अकबर कहा किसे जाता है? जैनुल आबदीन को। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, आप सभी को पता है। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। और हमीदा बानो बेगम जो है दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। तो यही दोस्तों विकल्प सी वाला, विकल्प सी जो है सही सुमेलित नहीं है। आपने जब अभी मुगल काल में हमने जब हुमायूं को पढ़ा है तो उसमें आपको बताया कि हमीदा बानो बेगम जो हैं दोस्तों हुमायूं की पत्नी थी। और जो गुलबदन बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखा है, हुमायूं नामा, वो कौन थी? वो हुमायूं की बहन थी, याद रखिएगा। जोर दे के आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कवित्री दी गई है, दूसरी तरफ पुस्तक दी गई है। कवित्री की बर्तनी जरूर याद रखिएगा, अक्सर लोग गलत कर देते हैं। दयाबाई विनय मलिका दोस्तों ये सही है। सहजोबाई सहज प्रकाश नाम से विदित हो रहा है, सहज और सहज प्रकाश, यह भी ठीक है। गंगाबाई गणेश देव लीला, यही दोस्तों सुमेलित नहीं है। गंगाबाई की जो पुस्तक है उसका नाम है विट्ठल गिरधर, श्री विट्ठल गिरधर। बाकी सोन कुमारी जो है स्वर्ण बेली की कविता इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। तो जो नाम है दोस्तों, यहाँ सोन की बात हो रही, सोने की बात हो रही है तो उनकी पुस्तक में भी सोना लगा हुआ है। सहजोबाई की बात हो रही है तो उनकी पुस्तक में भी सहज लगा हुआ है। दयाबाई की बात हो रही है, दया विनय याचिका की बात हो रही है तो उनकी पुस्तक में विनय लगा हुआ है। तो इस तरह से जब जोड़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और याद भी नहीं करेंगे तब भी पेपर में देख लेंगे तो आप इसको सही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कई दोस्तों क्वेश्चन जो हैं विवादित हैं, लेकिन हम लोग सही तरीके से उसको समझेंगे।
और एक बात और याद रखिएगा कि विवादित क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा सही है? 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। नहीं दोस्तों, 1608 में आया था। 1615 में टॉमस रो आया था। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। बहुत अच्छा नहीं दोस्तों, हल्की फुल्की उसको तुर्की आती थी। तो इस तरह से केवल और केवल ऑप्शन 2 सही हो जाए। बहुत अच्छा नहीं था दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। 1857 की क्रांति से एक प्रश्न पूछा है। कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का प्रारंभ सही सुमेलित नहीं है? बैरकपुर में दोस्तों विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को, और इसके बाद 8 अप्रैल को दोस्तों मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857। मेरठ में दोस्तों 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ। लखनऊ में दोस्तों 4 जून 1857 को हुआ। झांसी में दोस्तों 11 मई 1857 को नहीं हुआ। याद रखिएगा, झांसी में जो है 11 मई की बजाय 5 जून 1857 को शुरुआत हुई। तो विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। मोपला विद्रोह दोस्तों 1921 में हुआ था, आप सभी जानते होंगे। बाकी ये सब 1921 से पहले की घटना। 1 मिनट। होम रूल आंदोलन दोस्तों 1917 के आसपास की बात है। खिलाफत आंदोलन 1919 की बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 की बात है। जी हाँ, डी वाला अंतिम हो जाएगा। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन 1916। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो अनुशीलन समिति। लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों 1912 में ये कांड हुआ था। इस कांड को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली षड्यंत्र। अनुशीलन समिति जो है दोस्तों इस कांड के लिए जिम्मेदार थी। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, सही है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, दोनों कथन ठीक हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं दोस्तों एक समाज सुधारक थे, जो दलित शिक्षा और नौकरी की बात करते थे, दलितों के उत्थान की बात करते थे। एक तरह से दूसरे अंबेडकर थे। लेकिन दोस्तों आरक्षण को लेकर 1925 में कांग्रेस के साथ इनका विवाद हो गया, तो इन्होंने कांग्रेस 1925 में छोड़ दी थी। ये सब चीज़ें आपको इनकी व्याख्या में मिलने से रहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ। अभी ऊपर कई क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, लेकिन अभी कह रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसा कि नाम ही है रिपीटेड क्वेश्चन। यदि आप इनको छोड़ दे रहे हैं, पुराने पेपर को छोड़ दे रहे हैं, तो आप RO निकालने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पुराना पेपर करंट अफेयर्स मोस्ट है और टेस्ट। तो नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? मातंगिनी हजारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको भेजा था। अरुणा आसफ अली भी थी, कनकलता बरुआ भी थी, शांति घोष नहीं थी। याद रखिएगा, शांति घोष और सुनीति चौधरी। याद रखिएगा, सुनीति चौधरी। इन दोनों ने मिलकर त्रिपुरा के कलेक्टर को गोली मारी थी 1931 में। इनको सबसे युवा
क्रांतिकारी महिलाओं का दर्जा प्राप्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। शांति घोष का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा? 1919 एक्ट, 1919 का अधिनियम। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें और क्या क्या प्रावधान थे? केंद्र में दिशात्मक विधायिका की बात हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार, और दोस्तों महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये भी इसी एक्ट का प्रावधान था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? नीति दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में, एक दर्रा और है माना। नीति दोस्तों क्या होती? नीति हर जगह मानी जाती है। तो नीति और माना जो दर्रे हैं दोस्तों, वो दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड, यूके में। अघिल दर्रा कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में ना होकर लद्दाख में है। दिफू दर्रा लद्दाख में ना होकर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है भाई, इसको यूं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है? मंजरा, गोदावरी, हेमावती नदी जो है कावेरी की सहायक है, प्राणहिता महानदी की सहायक है, मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक है, और मंजरा नहीं दोस्तों, मंजरी भी कहीं कहीं मिलेगा। तो मंजरी या मंजरा सही बात है। प्राणहिता जो है दोस्तों वो महानदी की सहायक नहीं है। प्राणहिता किसकी सहायक है? गोदावरी की। तो विकल्प डी जो है सही सुमेलित नहीं है। प्राणहिता गोदावरी की सहायक है। महानदी की फिर कौन कौन सी नदियां सहायक हैं? एक तो तेल हो गई, एक जोंक हो गई, और एक ब्राह्मणी हो गई, और एक ऐसी ही नदी और है जो मणि नाम से अंत होता है, उसके नाम का उसमें रहा है, याद नहीं आ रहा है। बैतरणी, जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मणी और बैतरणी। तो ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं। और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? MGKK, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये भी याद रखिएगा। MGKK। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं? कई बार आपको पढ़ाया है कि देवप्रयाग से भागीनंदा, ठीक है। नंदा का मतलब अलकनंदा, भागी का मतलब भागीरथी, दोनों कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और दोस्तों मंदा और नंदा जो हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, याद रखिएगा। मंदा और नंदा। मंदाकिनी एक हीरोइन थी दोस्तों, वो दाऊद से उसका ज़्यादा बेहतर संबंध था, तो उसी से लिंक करके मैं इसको याद रखता हूँ। तो ये विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख नदियां दी गई हैं और उनके उद्गम स्थलों के जोड़े दिए गए हैं, उनको मिलाना है। यमुना नदी आप सभी जानते हैं, यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा नदी जो है दोस्तों महाबलेश्वर से निकलती है। और गोदावरी आप सभी जानते हैं नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी दोस्तों
छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है, याद रखिएगा। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो दोनों कथन दोस्तों, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम यही ऊपर रह जाते हैं, बाकी सारे जो आवश्यक तत्व हैं वो निछालन, ज़्यादा पानी बरसता है तो निछालन की प्रक्रिया से नीचे चले जाते हैं। तो केवल और केवल लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ही बचते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से केवल और केवल कथन एक ही ठीक है। लेटेराइट मिट्टी जो है चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। कथन और कारण दिए गए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि तमिलनाडु पर दक्षिण पश्चिमी मानसून के बजाय उत्तर पूर्वी मानसून से शीत ऋतु में वर्षा होती है। कहाँ पर दोस्तों? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। कथन ठीक है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, जब हवाएं समानांतर चली जाती हैं तो पानी नहीं बरसता है। हवाओं को क्या चाहिए? सामने एक प्रतिरोध चाहिए ताकि ये ऊपर उठें और संघनित होकर बरस जाएं, लेकिन ये समानांतर चली जाती हैं, इसलिए तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अक्सर पैटर्न बना हुआ है लोगों का कि विकल्प ए में कौन सी व्याख्या रहती है? सी वाली अक्सर, और विकल्प बी में डी वाली रहती है। तो ये भ्रमित करने के लिए देखिए उल्टा कर दिया, पलट दिया है क्वेश्चन के फॉर्मेट को। तो इससे भी हमको बचना है, एकदम पैनी नज़र रखनी है, तब काम चलेगा। शिवना समुद्र, दोस्तों इसमें सुधार करिएगा, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? दो शिव समुद्रम साथियों आप सभी जानते हैं जल शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, और कल्पक्कम जो कि गुजरात में है, नाभिकीय पावर प्लांट है। शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्लांट है। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। शिव समुद्रम है कहाँ दोस्तों? कावेरी नदी पर है। कहाँ? कर्नाटका में, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्वत दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। किलिमंजारो दोस्तों, मंजा और तंजा आपको ट्रिक बताया। तंजा मतलब तंजानिया, तो किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में है। टुबकल कहाँ है दोस्तों? टुबकल मोरक्को में है, जहाँ से इब्ने बतूता बगल में जूता लेके भारत आया था। टुबकल मोरक्को में है। स्टेनली जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? स्टेनली जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? वो युगांडा में है। युगांडा की राजधानी कंपाला। राजधानियों और मुद्रा पर एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि राजधानियाँ और मुद्रा अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और बचा कौन? हागर। हागर दोस्तों, हागर पर्वत कहाँ है? अल्जीरिया में, जो कि बाढ़ग्रस्त रहा है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? अल्जियर्स। अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है कौन? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो है, एक मिनट दोस्तों, कोलोराडो नहीं, रियो ग्रांडे नदी होगी। रियो ग्रांडे नदी जो है वो
दोनों की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला, कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? बैकाल रूस में है, आप सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। मिशिगन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओनेगा जो है दोस्तों वो कनाडा में ना होकर कहाँ है? रूस में, एक मीठे पानी की झील है। तो सी वाला सही सुमेलित नहीं है। टेल वर्ड को जरूर याद रखिएगा, ये नहीं है या फिर है में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बचा कौन? माराकाइबो। माराकाइबो जो झील है वो वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ओनेगा झील जो है वो रूस में है और मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। जी नहीं दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है? नहीं दोस्तों, यह स्थिति दीर्घ ज्वार की स्थिति है। तो विकल्प बी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो गया। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होती है, यही कथन ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का ताप ज़्यादा रहता है और ताप जब ज़्यादा होता है तो जल जो है उष्मा के जल जो है दोस्तों बाष्प के रूप में उड़ जाता है, और जब जल कम हो जाता है तो खारापन बढ़ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, लवणता बढ़ जाएगी। तो विकल्प सी सही उत्तर है और डी भी गलत है। क्या है डी? पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। जी नहीं दोस्तों, 12 घंटे और 26 मिनट के बाद ज्वार आता है, ये टाइम रट जाइएगा। तो इस तरह से केवल और केवल आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? टेल वर्ड पकड़िए। एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर, पेरू की राजधानी दोस्तों क्या है? लीमा, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, जिसकी एक शाखा अभी आपको यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। इसी की एक शाखा कहाँ स्थापित की जा रही है? आगरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलिनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, सही है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही बारीकी के साथ प्रश्न दिया गया है। थोड़ा सा आप इसमें गड़बड़ कर दिए तो आंसर गलत। बढ़ती नहीं दोस्तों, घटती है। प्लैंकटन की मात्रा जब घट जाती है तो मछलियों को आहार नहीं मिल पाता और वो अपनी दम तोड़ देती हैं। तो क्या है? कथन एक सही उत्तर है, जबकि दूसरा सही नहीं है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है दोस्तों? कोरियालिस बल। और उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल के कारण हवा किस ओर विक्षेपित होती है? तो याद रखिएगा, दाईं ओर। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों स्पेन और अमेरिका वासियों को दिया जाता है, याद रखिएगा। मरुस्थल और उनको आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों आप सभी जानते हैं, सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का। तो ये कहाँ जाएगा? ये एकदम अंत में जाएगा। 3, या तो ए सही है या सी सही है या फिर डी सही है। तो 3 सबसे अंत में जाएगा। दूसरे नंबर पर अरेबियन मरुस्थल, जो सऊदी अरब में ज़्यादा, जिसका हिस्सा ज़्यादातर
सऊदी अरब में है, अधिकांश हिस्सा जो है सऊदी अरब में है। तो अरेबियन मरुस्थल दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पर गोबी मरुस्थल है। घटते क्रम में जा रहा हूँ दोस्तों मैं, लेकिन क्वेश्चन बढ़ते क्रम में पूछा गया है। और सबसे छोटा जो मरुस्थल है इन चारों में वो ग्रेट सैंडी हो जाएगा। ग्रेट सैंडी कहाँ है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। तो सबसे छोटा ग्रेट सैंडी, उसके बाद गोबी, फिर उसके बाद अरेबियन और अंत में आएगा सहारा। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? अचूक मारक सामग्री में दोस्तों ये बताया था, डोनेट्स्क, याद रखिएगा। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन जो है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? न्यूमैन लौह अयस्क के लिए। जैसे आयरन मैन आपने फिल्म देखी होगी, आयरन मैन, टोनी स्टार्क करके एक एक्टर है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग किया है, आयरन मैन। वैसे ही दोस्तों क्या है? माउंट न्यूमैन। ठीक है, तो मैन से जोड़िएगा किसको? लोहे को, आयरन को। तो लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, माउंट न्यूमैन। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कहाँ? तो ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है दोस्तों उनको क्या कहते हैं? डाउन्स, याद रखिएगा। जब मैप उठा के देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एकदम नीचे डाउन लटका हुआ है, तो ऐसे याद रखिएगा, डाउन्स। 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रॉटरडैम नीदरलैंड में है दोस्तों। इगारका जो है दोस्तों ये बंदरगाह, इगारका कहाँ का बंदरगाह है दोस्तों? इगारका जो है वो चीन का नहीं बल्कि रूस का है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट नहीं है। बाकी मांटेवीडियो उरुग्वे का है। मांटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी भी है, कैपिटल भी है, ये भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया का बंदरगाह शहर कौन सा? जकार्ता, और यही इसकी राजधानी भी है। और अगली राजधानी इसकी कहाँ बनाई जाने की घोषणा हुई है? नुसंतारा, नुसंतारा। और जकार्ता में क्या है दोस्तों? आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति पहले हुई, एकदम ठीक है। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया कब दोस्तों? अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 और दूसरी दोस्तों कब? 11 दिसंबर। अब कहा गया भारतीय संविधान के प्रवर्त होने, लागू होने की तिथि कौन सी है? तो 26 जनवरी 1950। तो इस तरह से जब हम लोग क्रमबद्ध करेंगे चीज़ों को तो इसमें तीसरा वाला लास्ट में पहुंच जाएगा, या तो ये या फिर ये। तो आंसर में दिया भी है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ये सबसे पहले आ जाएगा। प्रारूप समिति की नियुक्ति दोस्तों कब हुई? 29 अगस्त को हुई थी, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रावधान और संविधान का भाग दिया गया बताना है कि सुमेलित नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों भाग 8 में बता रहा है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 सही है। अधिकरण जो है दोस्तों 11 में नहीं है, यही वाला सही सुमेलित नहीं है। राजभाषा भाग 17 ये ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी वाला।
अधिकरण जो है भाग 11 में ना होकर भाग 14A में दिए गए हैं, याद रखिएगा। अनुसूचियां दी गई हैं दोस्तों, मिलाना है। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं जो कि 22 हैं वर्तमान में, शुरुआत में 14 थीं। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से नहीं संबंधित है दोस्तों। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है अनुसूची 4 में दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यही करेक्ट नहीं है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, एकदम सही है। दोहरे दंड की धारा, ये भी ठीक है। यातना के विरुद्ध निषेध, यातना भी नहीं दी जा सकती है। और कायोत्तर विधि, यह भी है दोस्तों। फिर है क्या नहीं इसमें? स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होना, दोहरे दंड की धारा और यातना के विरुद्ध निषेध। 20 का हिस्सा नहीं है, यातना के विरुद्ध निषेध। बाकी स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध है, मार के जो है उसको साक्षी नहीं बना सकते। थाने में यदि आपको कबूल भी करवा लेते मार मार के, लेकिन आपका वो बयान जो है माना नहीं जाएगा। दोहरे दंड की धारा, ये भी है। और ये कार्योत्तर विधि, इसका मतलब दोस्तों यह है कि यदि कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध का दंड जो है वर्तमान के कानून, प्रेजेंट में जो कानून है उसके अनुसार दिया जाएगा, ना कि किसी पहले के कानून के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया। पर्यावरण संरक्षण, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण जो है अनुच्छेद आर्टिकल 48 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के तहत, और 51A जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें जी। तो ये दो अनुच्छेद जो हैं दोस्तों वो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, याद रखिएगा। इनको हम लोग निबंध में भी चिपका सकते हैं और अपने उत्तर में भी चिपका सकते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कथन ठीक है दोस्तों। कारण क्या है? क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है दोस्तों, यही कथन गलत है। कारण गलत है, कथन ठीक है दोस्तों। अनिवार्य नहीं दोस्तों, अनिवार्य है, क्योंकि सहमति तो पहले ही मिल जा रही है। तो इस तरह से विकल्प ए सत्य है और आर गलत है। एक मिनट, अनिवार्य नहीं है, मैं थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है मानना दोस्तों, क्योंकि वो पहले ही मान चुका है। एक मिनट, फिर से पढ़ते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करते हैं, प्राप्त करते हैं। सही है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। और व्याख्या जो है दोस्तों नहीं करता है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर से कथन और कारण दिया गया। राष्ट्रपति संसद का भाग है, आप सभी जानते हैं, आर्टिकल
78 में कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि, जैसे कारण पूछा जाए लगाओ क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो कारण भी ठीक है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है सही क्या होना चाहिए भाई? संसद का भाग है। राष्ट्रपति जब संसद का भाग है दोस्तों तब विधेयक जो है, क्योंकि कारण जब दिया गया संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। एकदम सही है दोस्तों। जब संसद का भाग है तभी तो, जब उसकी सहमति नहीं होगी तभी तो कानून नहीं बनेगा। थोड़ा पढ़ने में हेरफेर हो गया लेकिन ये व्याख्या कर रहा है इसकी। जब संसद का भाग है राष्ट्रपति तब इसकी सहमति अनिवार्य है कि नहीं है? अनिवार्य है। तो इसलिए बिना इसकी सहमति के कानून नहीं बन सकता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यदि आपका ध्यान हटा तो समझ लो दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कथन कारण वाले दोस्तों क्वेश्चन वैसे तो सरल होते हैं लेकिन इसी तरह से यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही हैं? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। मतलब जब घोषणा हो गई है तो उससे पहले उसने जो भी काम किए हैं पद पर रहते हुए वो मान्य होते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं दोस्तों, उस दिन भी मान्य होते हैं। उस दिन भी, जब तक वो पद से नहीं हटेगा तब तक उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य होंगे। तो केवल और केवल कथन एक सही है। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो मीरा कुमार। बच्चा सवाल है दोस्तों। और प्रथम स्पीकर पुरुष पूछ लिए जाएं तो जीबी मावलंकर। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, जी नहीं। अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है। किसका? संसद की संयुक्त बैठक का। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। याद रखिएगा। बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। तो विकल्प केवल और केवल कथन 2 सही है। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं, विधान परिषद के लिए 100 सीटें हैं और विधानसभा के लिए 403 हैं। तो इस तरह से दोस्तों दोनों कथन ठीक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही हैं या सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, सही है दोस्तों। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, मतलब वो अपने हिसाब से सेवा शर्तों को बदल सकता है। एकदम सही है दोस्तों। तो दोनों कथन सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, सही है दोस्तों। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य
ही होने चाहिए, कम से कम 40 सदस्य ही होने चाहिए। दोनों कथन ठीक हैं दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देखते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यह कथन भी, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। और यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता, अच्छा टर्म है दोस्तों, इसमें सम्मिलित होते हैं। दोस्तों बी वाला सही उत्तर सही नहीं है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र नहीं राज्य सरकार करती है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यही सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों के चुनाव का संचालन करता है। आर्टिकल 243 के में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। अब ये टा बा इन्होंने सब लगा रखा है, इसको छोड़िएगा। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है उसमें। नेक्स्ट, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर जो अशोक मेहता की समिति थी, इसने कहा था कि ये द्विस्तरीय होनी चाहिए। सही है दोस्तों। त्रिस्तरीय की बात किसने की थी? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता, BBR, बलवंत राय मेहता BRM। यह समिति कब गठित की गई थी? 1957 में। उसके 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। तो जो कथन 1 है वो सही है। कथन 2 क्या कह रहा है? राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना चाहिए। ब्लॉक की बात हो रही है। जी नहीं दोस्तों, विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जो है वो डिस्ट्रिक्ट, जिले को माना जाना चाहिए, माना जाए, ऐसा इस समिति की सिफारिशों में प्रावधान था। तो इस तरह से कौन सा सही है? केवल और केवल पहला कथन ये ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, विकल्प ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है दोस्तों किसको? बहुत ही आसान सवाल है लेकिन घुमा देने वाला। राष्ट्रपति को संबोधित होता है। निम्नलिखित नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कथन दिए गए हैं और बताना है आगे। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, कितनी रिट हो गई दोस्तों? 5 प्रकार की रिटें, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है, नहीं कर सकता है। तो कथन 1 सही है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्च न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तो इस तरह से आंसर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अहर्त हो। सही है दोस्तों। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जी नहीं दोस्तों, ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो केवल और केवल कथन 1 सही हो जाएगा। महान्यायवादी की बात करें तो भारत सरकार का ये विधिक अधिकारी होता है। एक बात और आपसे पूछ ली जाती है, ये संसद के दोनों सदनों में बैठकों में हिस्सा ले सकता है लेकिन मतदान वोट नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और
आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, याद रखिएगा। 62 में देखते हैं संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से सही हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, गलत। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य होते हैं। तो पहला गलत हो गया। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, जी नहीं, ये कथन भी गलत है, दोनों कथन गलत हैं। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी सही उत्तर हो जाएगा, आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये अपनी सिफारिशें किसे देता है, राष्ट्रपति को, ना कि नीति आयोग को। आर्टिकल दिए गए हैं और मिलाना है। आर्टिकल 280 जो है किससे संबंधित है, वित्त आयोग से। आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से और 338 वन अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। बचा कौन, निर्वाचन आयोग, तो 324। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, 15 वर्ष के लिए, याद रखिएगा। आर्टिकल 343 में ये बात कही गई थी, आर्टिकल 343। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान में आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है दोस्तों, अक्रिय गैसों को ही नोबल गैस कहा जाता है। आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन, इसको लिखा राडोन, इसमें सुधार करिएगा, रेडॉन है, फिर क्या नहीं है, एक्टिनियम नहीं है। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, एकदम बच्चे सवाल हैं दोस्तों, N2O, याद रखिएगा। इसको हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है और इसको एनेस्थेसिया के रूप में, एनेस्थेसिया प्रदान करने के लिए भी मरीजों को दिया जाता है। जब ऑपरेशन किया जाता है तो एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगता है, तो उसके रूप में भी दोस्तों जो बेहोश कर देता है, उसके रूप में भी N2O का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ज़्यादा मात्रा में अगर इसको सूंघ लिया तो बेहोश हो जाओगे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है, तो नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक रेशम का एक घटक है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, आयोडीन के। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जाइलम दोस्तों जल के लिए जिम्मेदार होता है, और फ्लोएम जो है फ्लो करता है काय का, भोजन का, फ्लोएम फूड के लिए जिम्मेदार होता है, फ्लोएम फूड, जाइलम जल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, नेफेंथिस दोस्तों। ये कीटभक्षी पौधे जो हैं दोस्तों उस मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहेस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन, याद रखिएगा। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मधुमेह, शुगर। सॉरी, काफ़ी दिनों बाद दोस्तों PYQs करा रहा हूँ। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है, एकदम बच्चा सवाल है। 4 चैम्बर्स का, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं इसमें। इस तरह के अगर प्रश्न गलत कर दिए तो समझ लो प्रतिस्पर्धा से बाहर। रोग दिए गए हैं, कारक दिए गए हैं। पेप्टिक व्रण दोस्तों ये क्या होता है, ये अल्सर होता है, पेप्टिक व्रण। डेंगू दोस्तों आप सभी को पता है काय से होता है, विषाणु से होता है।
मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है, फील पाँव कृमि से होता है, बचा क्या पेप्टिक व्रण जो अल्सर जो है वो भी विषाणु से होता है। ये विवादित प्रश्न है, लेकिन विकल्पों के अनुसार आपको इसके उत्तर दे दिए, क्योंकि विषाणु का हिंदी में 2 जगह विषाणु कर दिया गया, लेकिन इंग्लिश वाले वर्जन में एक जगह विषाणु की जगह क्या है, कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में उत्तर आपको दे दिया है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो टॉक्सॉइड जो टीका है वो डिप्थीरिया से बचाता है। डिप्थीरिया जो है दोस्तों, डेप्थ का है कि सांसों की डेप्थ, गहरी सांसें, तो ये श्वसन से संबंधित रोग है, याद रखिएगा, श्वास नलिका को प्रभावित करता है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है। मॉडर्ना 6 माह से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको शामिल करते हुए सभी को दिया जाता है, तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों? लोटिक पारिस्थितिक तंत्र, लोटना, कैसे याद रखना, लोटना। आप जब नहाए होंगे खेत पे जाके, तो जो देसी वाला साबुन होता है जिसको क्या कैसे लगाया जाता है, लेट के डुबकी लगाई पानी में, इंजन चल रहा है, पानी में डुबकी लगाई, गए रेत में दौड़ के और लोट गए, मतलब घूमते चले गए, ऐसे ऐसे कलाबाजी करते चले गए, लग गया साबुन, आके नहाया के और फिर पकड़ी नाक उल्टे हुए और अपनी मांग भी काट ली, तो सारा काम वहीं हो जाता था। तो जहाँ लौटने की बात आएगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, गति। तो जो गतिशील जल जहाँ होगा तो उस तंत्र को क्या कहेंगे, लोटिक तंत्र। तो गतिशील जल इनमें किसमें होगा, नदी में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो लोटिक इकोसिस्टम जो है किस जल की बात कर रहा है, बहते हुए जल की, और इसी के विपरीत होता है लैंटिक। लैंटिक तो लोटना, कलाबाजी करना, साबुन लगाना, और लैंटिंग क्या, एक जगह पर लेट जाना ठहरा हुआ। तो जो दलदल और ये तालाब, ये सब काहे के हो जाएंगे, लैंटिक इकोसिस्टम के उदाहरण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता, अब इसका हिंदी मत खोजिएगा लोटिक का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन सा कारक जैव विविधता के, और ये लोटना वाला जरूर याद रखिएगा, लोटिक मतलब लोटना, साबुन लगाना, अब भूलेंगे नहीं आप, और लैंटिक मतलब लेटना एक जगह पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? हैं तो इनमें लगभग सभी, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख पूछा गया है तो प्राकृतिक बास का विनाश। आंसर सी हो जाएगा इसका। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गुजरात के भावनगर में, जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षित करने के लिए, माफ़ कीजिएगा, जामनगर में भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात के जामनगर में स्थित है। पोषक स्तर बने होते हैं दोस्तों केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला आप लोग जानते ही हैं, एक जीव दूसरे पर निर्भर होता है, और जो जीव दूसरे पर निर्भर होता है, तो जो पहली श्रृंखला में जो जीव होता है वो पहले पोषण स्तर में आता है, और जो दूसरे लेवल का जीव होता है वो दूसरे पोषण स्तर में आ जाएगा। और इस तरह से जैसे जैसे जीव बदलते जाएंगे पोषण स्तर बढ़ता चला जाएगा। और पोषण स्तर कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक पोषण स्तर है उसमें कौन आ जाते हैं, शाकाहारी, पौधे और जीव जंतु दोनों कौन होते हैं, शाकाहारी, जिनको दूसरे खाते हैं। तो पोषण स्तर 4 होते हैं, याद रखिएगा। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित होती है दोस्तों? तो समताप मंडल में, आप सभी को पता है समताप मंडल। और
हवाई जहाज़ जो हैं दोस्तों वो कहाँ उड़ते हैं, इसी मंडल में उड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। और पराबैंगनी किरणें जो हैं क्या करती हैं, ये चर्म रोग उत्पन्न करती हैं, चर्म कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इसको कौन रोकता है, ओजोन लेयर रोकती है। ओजोन को जो नापने की इकाई है उसको क्या कहते हैं, डायप्सन। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों 16 सितंबर 1987 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। किन लोगों ने, एक सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में, उन लोगों ने कस्में खाई थी कि हम लोग ओजोन संरक्षण को लेके साझा कदम उठाएंगे। तो 16 सितंबर को जब इस पर हस्ताक्षर हुए तो इसी उपलक्ष्य में जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो है इजोला। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है दोस्तों, नेशनल पार्क की बात हो रही है, इन सीटू संरक्षण के द्वारा। जो जीव जहां पाया जाता है उसी को घेर के संरक्षित कर देना, वहीं पर उसको कहते हैं इन सीटू संरक्षण। और इसको उठा के कहीं दूसरी जगह ले गए तो इसको कह देंगे एक्स सीटू। तो इस तरह से ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है तो जम्मू कश्मीर में। ये दोस्तों यहाँ का राज्य पक्षी भी है, राज्य पशु भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। हमारे जो संसाधन हैं दोस्तों इनका कुछ इस तरह से प्रयोग किया जाए ताकि ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी रह सकें, सही रह सकें, उपयोग करने योग्य रह सकें। तो इस तरह के विकास को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। 3 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं सतत विकास से ही। यदि सतत विकास आप समझते हैं तो तीनों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। विकास की वह प्रक्रिया जो जिसके माध्यम से संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जो उन संसाधनों को हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी उपलब्ध करा देता है। तो इसको क्या कहते हैं, सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल 17 लक्ष्य हैं दोस्तों, आप सभी को कई बार बताया है और अच्छे से ट्रिक भी बताया है कि कौन सा नहीं है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है सतत विकास लक्ष्य का हिस्सा नहीं है। पहला दोस्तों सतत विकास लक्ष्य कौन सा, गरीबी। गरीबी नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, भुखमरी। भुखमरी नहीं होगी तो क्या होगा दोस्तों, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य जब आ जाएगा तो फिर क्या होगा, शिक्षा। और जब शिक्षा आ जाएगी दोस्तों तो समानता। ये सब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से हमने समझाया है। इस तरह से कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। तो गरीबी पहला, भुखमरी दूसरा, स्वास्थ्य तीसरा, शिक्षा चौथा, लैंगिक समानता पांचवा और स्वच्छता जो है वो छठवा है। तो इस तरह से दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे, ये भी सतत विकास से संबंधित है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा, देखिए 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं भाई। पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहा जाएगा। अभी मैंने ऊपर बताया है भैया, जो विकास सतत विकास कहा जाएगा। सतत विकास कहा जाएगा। अपने यहाँ का थोड़ा सा पुट आ गया भाषा का। फिर देखिए सतत विकास लक्ष्य दे दिए गए हैं, अब आगे के पूछ लिए गए हैं 10वां, 13वां, 14 और 15 बताना है, इनको मिलाना है दोस्तों। तो कुछ तो मैं आपको ट्रिक के द्वारा बता दूंगा। कौन सा, जैसे जमीन पर जीवन, जो क्लाइमेट, जो SDG 13 है दोस्तों, जो क्लाइमेट चेंज है उसके प्रति एक्शन की बात करता है। एक्शन ले लो तो क्लाइमेट जो चेंज है उसको मार दो और उसकी 13वीं हो जाए। क्लाइमेट चेंज की 13वीं से कौन सा संबंधित है, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन।
जलवायु क्रिया। तो बी का जो आंसर, बी का जो बी विकल्प है वो किससे मिलेगा? 1 से मिल जाएगा। SDG 14 जो है दोस्तों पानी के नीचे जीवन की बात करता है, और SDG 15 मतलब पर, पानी के ऊपर मतलब धरती पर, जमीन की बात करता है, जमीन पर जीवन की बात करता है। बचा कौन भैया? बचा केवल और केवल SDG 10 जो असमानता में कमी लाने की बात करता है। कैसे याद रखना है? देखिए 5 वाला लैंगिक असमानता की बात करता है, लेकिन 10 वाला जो है उसमें सभी प्रकार की असमानताओं की बात करता है। तो असमानताओं में कमी लाना 10वां। तो 5 और 10 दोनों किससे संबंधित हैं? समानता से संबंधित हैं। एक लैंगिक समानता की बात करता है, दूसरा सभी समानताओं की बात करता है। ऐसे याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको आसानी से याद रख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचकांक थोड़ा लंबा है। वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। एकदम सही है, खुद ही कह रहा है कि वार्षिक विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जो SDG हैं उनकी समीक्षा से संबंधित ये रिपोर्ट होती है, वार्षिक प्रस्तुत होती है। दूसरा कथन कह रहा है वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों का पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। नहीं दोस्तों, ये जो वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट है ये दोस्तों प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाती है, याद रखिएगा, ना कि तिमाही पर। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? केवल और केवल कथन 1 सही है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए मानक मानदंड है? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए BOD को काउंट किया जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित जीवों के द्वारा जो अपशिष्ट हैं उसके अपघटन करने के लिए आवश्यक होती है, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर कम है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? जल प्रदूषित माना जाएगा। यदि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि अधिक है तो जल प्रदूषित माना जाएगा, और यदि कम है तो जल सही माना जाएगा। जल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक है मतलब ज़्यादा डिमांड की जा रही है ऑक्सीजन की, तो क्या मतलब है इसका? कि उसमें जो अपशिष्ट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और इन अपशिष्टों का अपघटन करने वाले जो जीव हैं जो इनको खा रहे हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब ज़्यादा अपशिष्ट होगा तो क्या होगा? जल ज़्यादा प्रदूषित माना जाएगा। इसीलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब अधिक होती है तो जल प्रदूषित होता है। याद रखिएगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो सभी जानते हैं कीटनाशक जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। कैसे होते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक? जो अपने आप अपघटित हो जाते हैं। ये सब जो है अपने आप सड़ गल के नष्ट हो जाएंगे। नष्ट अगर नहीं होगा तो क्या? कीटनाशक। आगे बढ़ते हैं। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो 1974 में बनाया गया। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे जल विभाजक कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। जल विभाजक। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? सब बच्चे सवाल हैं दोस्तों। इनको मरुद्भिद जानवर कहते हैं, और जो वनस्पति होती है उनको क्या कहते हैं? मरुद्भिद। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा।
गैर पारंपरिक स्रोत वे स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो कि अनवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय हैं। रुकिए, गड़बड़ हो रहा है। गैर पारंपरिक, जी हाँ दोस्तों, गैर पारंपरिक जैसे जो हमारी परंपरा में नहीं है। हमारी परंपरा में क्या है? डीजल, पेट्रोल, ये सब हमारी परंपरा में है। तो ये जो पारंपरिक जो ऊर्जा के संसाधन हैं, जो स्रोत हैं, वो कैसे? गैर नवीकरणीय हैं। इनको दोबारा बनने में समय लगेगा। और जो गैर पारंपरिक हैं, इसके विपरीत जैसे सोलर एनर्जी हो गया, तो वो नवीकरणीय है, क्योंकि ये पहली बात तो खत्म ही नहीं होगी जल्दी, और दूसरी बात इनको पुनः जो है संग्रहित किया जा सकता है, जैसे जल। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? 2 फरवरी, आप सभी जानते हैं। इस बार इसकी थीम क्या थी? रिस्टोर वेटलैंड्स, वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्द्रभूमियाँ आप सभी जानते ही हैं। आर्द्रभूमियाँ दलदली क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, और इनको संरक्षित करने के लिए 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर शहर, वहाँ पर एक समझौता हुआ था जिसको रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान, आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, पड़ता है। ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी, आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, पैसा होगा तो आदमी घर में पड़ा रहेगा, जनसंख्या बढ़ाएगा। यही कारण है कि भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि 2 साल का लॉकडाउन हो गया लगभग। तो ये आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, उतना तो आर्थिक विकास हमारा हो ही चुका था कि आराम से घर पे पड़े रह के मौज करते। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, यहाँ आर्थिक विकास की बात हो रही है, और दूसरा जनसंख्या वृद्धि भी आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती है। जैसे पहले फिल्में आती थी, 2 आँखें 12 हाथ, जितने हाथ उतना काम। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो आर्थिक विकास होगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन यदि ये जो जनसंख्या है वो नॉन स्किल्ड है, तब भाई संकट। इसीलिए कौशल की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर हमारी जनसंख्या को स्किल्ड कर दिया जाए चीन की तरह, तो फिर चीन हमसे पीछे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? दोस्तों, मुख्यतः 2 ही प्रकार हैं, एक सापेक्ष निर्धनता और एक पूर्ण या परम निर्धनता। और ये वाली निर्धनता नहीं है दोस्तों, व्यक्ति परक निर्धनता नहीं है, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्ति परक निर्धनता, इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों। निर्धनता का अर्थ है जब किसी व्यक्ति का न्यूनतम आधारभूत, ये प्रश्न विवादित है दोस्तों। पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्ति परक निर्धनता नहीं है दोस्तों, यही 2 निर्धनताएं हैं। इसीलिए ये प्रश्न काफ़ी विवादों से घिरा रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प ए होना चाहिए, लेकिन आयोग ने जो है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इन तीनों को माना है, जबकि निर्धनताएं 2 ही हैं, एक परम निर्धनता, दूसरी सापेक्ष निर्धनता। द चैलेंज ऑफ बर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? द चैलेंज ऑफ बर्ड पॉवर्टी पुस्तक जो गुन्नार मिडल ने लिखी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में नहीं 2016 में शुरू हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो बुनियादी निर्माण है
उससे संबंधित यह स्कीम थी, याद रखिएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। एक मिनट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015 में नहीं दोस्तों, ये जो है 2016 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। बाकी सभी सही सुमेलित हैं, तो विकल्प सी सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन योजना 2016। पीएम गतिशक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया? जी नहीं, 2021 में किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित यह योजना है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजन, इन 7 इंजनों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये 7 इंजन कौन कौन से हैं? सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधन, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाएं, कुल ये 7 घटक हैं। इन्हीं को 7 इंजन कहा जाता है। इनके साथ पीएम गतिशक्ति योजना को जोड़ा जाएगा। करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों। तो इस तरह से कथन तो दूसरा वाला ठीक है, लेकिन पहला वाला गलत है। तो इस तरह से आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्याह्न योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो 2021 में। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा दोस्तों? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और विश्व आर्थिक मंच दोस्तों वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है। इसके साथ ही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी जारी करता है, GGR। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? किसानी भी है। ऐसी सभी क्रियाएं जो धनार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो किसानी भी हो गया, नौकरी भी हो गया, परिवहन भी हो गया, स्वैच्छिक समाज सेवा नहीं है। यही ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? खान बहादुर खान बरेली में थे, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। हजरत महल बेगम लखनऊ में थी। कुंवर सिंह दोस्तों बिहार में थे। और नाना साहब कहाँ थे? कानपुर में। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन जो है दोस्तों इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक मिनट। केवल और केवल इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। इनके साथ एक लोग और थे, कौन? गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय MMM भी शामिल थे। नेहरू जी शामिल नहीं थे, ना ही स्वामी सहजानंद सरस्वती शामिल थे। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है, सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिलती है, जी नहीं दोस्तों, ये हमीरपुर के पास मिलती है। याद रखिएगा, केवल और केवल ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी विवादित रहा है, इसको हम लोग छोड़ते हैं
8% वन नहीं दोस्तों, 9 दशमलव कुछ प्रतिशत वन है। 9.06 है कि 8 है, मैंने आपको वन स्थिति रिपोर्ट में बताया है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन केवल और केवल वनावरण की बात की जाए तो ये 6.23 करके है, कुछ इस तरह से है, 6 पॉइंट समथिंग है। तो इस तरह से कथन एक तो गलत है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। वन स्थिति रिपोर्ट इसमें सुधार करिएगा, 2021 नहीं, 2022 नहीं, 2021। और ये सब मैंने आपको करा दिया। देखिए इन्होंने भी बताया 9.23 वन और वृक्षावरण की बात हो रही है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में कोई वन भूमि नहीं है, याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चंदौली। चंदौली, इसको उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा भी कहते हैं। फरवरी करंट अफेयर्स है दोस्तों। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? 149। याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1212 गुणा 6, 72, तो 1272 स्टेशनों की पहचान पूरे देश में की गई है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? कानपुर शामिल नहीं है दोस्तों। बाकी आगरा हो गया, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ, ये सब दोस्तों आपको अचूक मार्क सामग्री में बताया है। और दोस्तों लगभग 38 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 30+ क्वेश्चन आपको अचूक मार्क सामग्री क्लास से उपलब्ध कराए हैं। जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको भली भांति पता है। 30+ क्वेश्चन आप चुन चुन के चेक कर लीजिएगा। एक वीडियो में पेट वालों के उद्देश्य से लेके आऊँगा, जिसमें बिहार का करंट अफेयर्स रहेगा, यूपी का करंट अफेयर्स रहेगा, और 1-2 परीक्षाएं जो और हुई हैं उनका जो भी करंट अफेयर्स है वो सब आपको दे दूंगा, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन रिपीट कर जाए तो जो पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग उसको गलत ना करें। तो 30+ क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, टेल वर्ड पकड़िए, है तो अनूठी उपहार योजना। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा नहीं फंसा, जो नहीं आया वो नहीं आया, खाली हवा हवाई नहीं करता हूँ। बाकी दोस्तों मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। स्त्री निधि योजना, स्त्री निधि योजना तेलंगाना से संबंधित है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अनूठी उपहार योजना जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों, जो कोविड के दौरान टीकाकरण हुआ तो जो लोग उसमें हिस्सा लिए हैं, जिन्होंने टीका लगवाया है, उनको आधार बना के एक लकी ड्रा सिस्टम तैयार किया गया था, लॉटरी की तरह। तो जो लोग इसको जीतते उनको उपहार मिलता, तो इसीलिए इसको अनूठी उपहार योजना कहा गया। तो केवल और केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? केंद्रीय नहीं, केंद्र हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार का अपना कार्यक्रम है। 594 किलोमीटर इस एक्सप्रेस वे की लंबाई है, 12 जिलों से होता हुआ जाता है और मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण से देख लेते हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? शुरुआत कब होती दोस्तों? 1, 2, 3, 1 से शुरुआत होती है आमतौर पे, तो इसकी शुरुआत 1 से ना होकर 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो और रिपन
मेयो का एम पहले आता है, रिपन का आर बाद में आता है। तो लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना का कार्य शुरू हुआ भारत में। इसमें दोस्तों 2 है, होना क्या चाहिए था 1, लेकिन 1 नहीं 2 से शुरुआत हुई है। 1872 से शुरुआत हुई और विधिवत रूप से रिपन के काल में 1881 में कराई गई, याद रखिएगा। तो जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसमें 1872 होना चाहिए था, लेकिन विकल्प कोई सही नहीं, विवादित प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? केवल मातृ मृत्यु दर में कमी? जी नहीं। केवल नवजात मृत्यु दर में कमी? जी नहीं। केवल शिशु मृत्यु दर में कमी? जी नहीं। मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर दोनों में कमी लाना इसका उद्देश्य था। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2045 तक था शुरुआत में, लेकिन बढ़ा के 2070 कर दिया गया। ये भी विवादित प्रश्न है दोस्तों। अलग अलग स्रोतों में आपको इसका लक्ष्य अलग अलग मिलेगा, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आयोग ने जो है इसको 2070 माना है। कथन और कारण दिए गए हैं। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। गलत बात। तो कथन ए ठीक है, कारण ठीक नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के सिद्धांत दिए गए और मिलाना है। उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत जो है दोस्तों, वो किसने दिया था? उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत केनन ने दिया था। सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी जॉर्ज ने दिया था। रट जाइएगा इसको। जनसंख्या संक्रमण ट्रांजिशन का सिद्धांत ट्रॉम्पसन, बोले तो थॉम्पसन ने दिया था। याद रखने का ट्रिक है, पॉपुलेशन ट्रांजिशन मतलब ट्रॉम्पसन। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति माल्थस। जब खाद्यान्न आपूर्ति कब होती? जब माल ठसाठस होता है। देश में जब माल ठसाठस मतलब खाद्यान्न ठसाठस हैं, बढ़िया उत्पादन हुआ गेहूं धान का, तो क्या होगा? माल ठसाठस होगा, तब खाद्यान्न आपूर्ति होगी। तो जनसंख्या का खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है? माल ठसाठस, बोले तो माल्थस ने। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स को हम लोग छोड़ते हुए बढ़ते हैं, तो एकदम अंत में आ जाएंगे दोस्तों। 38 क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये मैं आपको खुद अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें केवल और केवल करंट अफेयर्स, उसमें यूपी का भी रहेगा, बिहार का भी रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यूपी पीसीएस प्री 2023 का कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों मेहनत करिए, लगे रहिए। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको आरओ में मिलेंगे। और सुनने में आ रहा है कि मार्च, और वो भी 17 मार्च को पीसीएस प्री, अगला पीसीएस प्री हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से आरओ पढ़िए। आरओ अगर निकाल लिया तो समझ जाइए कि पीसीएस प्री भी निकलेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये क्लास कंप्लीट होती है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।